Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to a very important concept which you can study in the RJS exam, Rajasthan Judiciary exam, as well as this is an important concept for LLB students, LLM students, and any person हु belongs टू अ लीगल फ्रेटर्निटी। और आप ये कह सकते हो कि आम व्यक्ति के लिए भी ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो हमारा ये कंसेप्ट है वो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पर। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो है वो किस लिए आया, क्यों आया, उसके लिए क्या रीजंस रहे, वो हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई हूँ। कुछ जेन्युइन रीजंस थे, कुछ फैमिली रीजंस थे, या कोई इमरजेंसी थी जिसके कारण मैं ये लेक्चर बना नहीं पाई और आपके लिए ला नहीं सकी। मुझे दिल से इस बात का दुख हो रहा है कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो तकरीबन 5,000 तक पहुंचने वाले हैं। तो मुझे जो बार बार सब्सक्राइबर्स का हौसला आता रहता है, उसके साथ साथ भी मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहती हूँ, लेकिन इस बार मैं वीडियो नहीं बना पाई। सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, मैं बेयर एक्ट से आपको नहीं करवाऊंगी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किए हैं और ऐसा नहीं कि ये नोट्स मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं। ये नोट्स मैंने गूगल से सर्च किए या कहीं ना कहीं किसी ब्लॉग से लिए या किसी बुक से लिए। तो कहीं ना कहीं से ये नोट्स लेके मैं आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। और ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इशू के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप वहाँ पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए आज का हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है 1958 का एक्ट है। और ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि जब ये एक्ट आया था उस टाइम पर हमारे CRPC के अंदर भी कोई प्रोबेशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। हमारे CRPC जो अमेंड हुई 1973 में, जो लेटेस्ट एक्ट आया, उसके अंदर हमारा सेक्शन 360 भी दिया गया है जो प्रोबेशन की बात करता है कि किन किन एक्यूज को आप प्रोबेशन पर छोड़ सकते हो। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है महात्मा गांधी की जिससे मैं ये लेक्चर स्टार्ट करना चाहूँगी। वो कोटेशन ये कहती है, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल्स, कि आप सभी जो लोग हैं वो क्राइम से नफरत कीजिए। लेकिन हमारी जो सोसाइटी वो क्या करती है, क्राइम से नफरत नहीं कर रही है, वो एक क्रिमिनल से भी नफरत करने लग जाती है। ठीक है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया और वो क्राइम पता नहीं किन परिस्थितियों में हुआ है, क्या उसके पीछे ग्राउंड्स रहे हैं, और क्या जिसने क्राइम किया क्या वो अब अपने आप में सुधार करना चाहता है, क्या वो अपने आप को रिफॉर्म करना चाहता है। तो वो अपने आप को रिफॉर्म करना चाह रहा है तो उसके लिए हमारे लॉ में जो पनिशमेंट्स की बात होती है, कुछ थ्योरीज होती है, उसमें एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी का भी डिस्कस किया गया है कि अगर कोई भी एक्यूज जो है वो अपने आप में रिफॉर्म करना चाहता है, कुछ बदलाव करना चाहता है, तो उसको मौका दिया जाए। क्योंकि हमारे सोसाइटी में जब कोई व्यक्ति क्राइम कर देता है उसके बाद ये माना जाता है कि वो व्यक्ति क्रिमिनल ही है, उस पर एक छाप बन जाती है। उसकी आगे शादी होती है या उसको कहीं जॉब के लिए जाता है तो उसका एक बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसका एक करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और कहीं ना कहीं वो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है पुलिस वाले उसमें अथेंटिकेशन देते हैं कि ठीक है इस व्यक्ति का करेक्टर सही है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका नहीं है। उस आधार पर एक आप कह सकते हो कि जॉब मिलती है। तो उस प्रकार के एक स्टिग्मा, उस धब्बे से बचने के लिए, एक स्टैंप ना लगे किसी व्यक्ति पे कि वो एक क्रिमिनल है, तो उससे बचाव करने के लिए ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आया था 1958 का। और ये जो एक्ट आया इसका पीछे का मेन कारण भी यही था कि कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स हैं, जो एक एक्यूज है, किसी वजह से आरोपी बन गया है, तो उस पर एक ठप्पा ना लगे। अब हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, प्रोबेशन तो है पर इसका मीनिंग क्या है। प्रोबेशन मीन्स डिस्चार्जिंग ए पर्सन subject to commitment by the suspension of sentence during the regularity of conduct and imposing conditions and on default thereof arresting and committing him until imprisonment is served or the judgment is satisfied। देखिए, काफ़ी बड़ी एक लाइन है, लेकिन आप इसके अगर वर्ड्स को समझते हो तो इसे आप अपनी वर्डिंग में एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो, नोट्स बन सकते हैं आपके अपने वर्ड में। एक समझने के लिए है कि प्रोबेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज करना। डिस्चार्ज का मतलब जिस पर चार्ज फ्रेम ही ना किए गए हो, जिसको चार्ज, अब नॉर्मली तो डिस्चार्ज का मतलब CRPC हम देखें तो ये कि बिफोर चार्जिंग, कि उसको चार्ज नहीं लगाएंगे और चार्ज से पहले किसी व्यक्ति को आप इनोसेंट साबित करके उसे बरी कर देते हो, एक तरीके से उसे डिस्चार्ज बोला जाता है। तो अगर हम सिंपल वर्डिंग में देखें तो यहाँ पर प्रोबेशन का मतलब है डिस्चार्जिंग ए पर्सन, एक व्यक्ति को छोड़ देना, सब्जेक्ट टू कमिटमेंट,
किस आधार पर कमिटमेंट हो रहा है, किस चीज़ का, बाय द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, या तो उसके सेंटेंस को कम कर दिया जाता है, ड्यूरिंग द रेगुलरिटी ऑफ कंडक्ट, या उसका कंडक्ट देखा जाता है कि उसका कंडक्ट अब सही आ रहा है तो उस आधार पर उसको प्रोबेशन पर रिलीज किया जा सकता है, एंड इम्पोजिंग कंडीशंस, और उस पर कुछ कंडीशंस भी इम्पोज की जा सकती है कि जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा उस पीरियड में आप डेली जो है पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी दे के जाओगे। जैसे मूवीज़ में देखते हैं हम कि एक व्यक्ति को कह दिया जाता है कि आपको गुड कंडक्ट पर छोड़ा गया है, आप डेली एक अटेंडेंस दे के जाओगे अपनी पुलिस स्टेशन में, आसपास का जो माहौल है उसको भी आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। इस प्रकार की कंडीशंस जो है लगाई जा सकती हैं। एंड ऑन डिफ़ॉल्ट, और अगर उस पर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, अगर वो इन कंडीशन पर पूरा खरा नहीं उतरता, फुलफिल नहीं करता, देयर ऑफ अरेस्टिंग एंड कमिटिंग हिम, और उसे वे दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड कमिटिंग हिम अंटिल इम्प्रिजनमेंट इज सर्व्ड, और उसको माना जाता है कि वो दोषी और उसको इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, और जो जजमेंट है उस पर उसको खरा उतरना पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसको 2 साल की पनिशमेंट का ऑर्डर हो गया, बट वो जो है प्रोबेशन एक्ट के लिए के प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के तहत फॉल करता है, या 360 सीआरपीसी की कंडीशन में फॉल करता है, तो कोर्ट क्या करती है, सोचती है कि फर्स्ट टाइम इसने क्राइम किया तो इस पर एक धब्बा ना लगे, उसको बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बरी का मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ से आज़ाद हो गया है, कुछ कंडीशन पर उसको रिलीज कर दिया जाता है, उसको जेल में नहीं भेजा जाता। इट इज़ ए सब्सटीट्यूट ऑफ फॉर इम्प्रिजनमेंट, ये एक तरीके से आप कह सकते हो सब्सटीट्यूट है। सब्सटीट्यूट का मतलब इन प्लेस ऑफ दिस, कि सजा की जगह उसको बाहर छोड़ दिया गया। अ कंडीशनल सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, एक कंडीशनल होता है, कुछ कंडीशंस पर उसके सेंटेंस को सस्पेंड किया जा सकता है, उसको बर्खास्त किया जाता है। ऐसा नहीं कि परमानेंटली उसे बरी कर दिया गया, उसे बरी नहीं कर दिया जाता। तो ये होता है प्रोबेशन का बेसिक मीनिंग। अब हम बात करते हैं टर्म प्रोबेशन कहाँ से ली गई थी। द टर्म प्रोबेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोबेर। प्रोबेर एक लैटिन भाषा का वर्ड है, और अगर आपने नोट किया हो तो हमारे लॉ के अंदर मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। प्रोबेर जो एक वर्ड है उस वर्ड से लिया गया है। प्रोबेशन का मतलब क्या है, मीन्स टू टेस्ट और टू प्रूव, कि अपने आप को टेस्ट देना या अपने आप को साबित करना, कि कोई व्यक्ति है उसको पनिशमेंट तो हो गई है लेकिन उसको प्रोबेट कर दिया जाता है कि ठीक है अब अपना एक अब टेस्ट दीजिए कि अब आप में सुधार हो चुका है। इट इज़ ए ट्रीटमेंट डिवाइस, आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट डिवाइस है। डिवाइस का मतलब तो उपकरण होता है, क्या व्यक्ति को उपकरण बना दोगे आप, नहीं। ट्रीटमेंट का मतलब व्यवहार, उसके साथ व्यवहार किया जाता है इस प्रकार से। डेवलप्ड एज ए नॉन कस्टोडियल ऑल्टरनेटिव, उसको नॉन कस्टोडियल ऑल्टरनेटिव दिया जाता है। नॉन कस्टोडियल का मतलब है कि उसको कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा, उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा, और उसको एक ऑल्टरनेटिव, एक दूसरा तरीका दे दिया गया है, विच इज़ यूज्ड बाय द मजिस्ट्रेसी, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो जज है वो अपनी पावर का यूज़ करता है। वेयर गिल्ट इज एस्टेब्लिश, जहाँ पर एक दोष साबित हो चुका है, बट इट इज़ कंसिडर्ड दैट इम्पोजिंग ऑफ अ प्रिजन सेंटेंस वुड डू नो गुड, कि अगर हम उसको सजा भी दे देंगे तो उसका कुछ भला नहीं होने वाला, ना बल्कि उस व्यक्ति का एक आप ये कह सकते हो कि कैरेक्टर जो है वो असैसिनेट हो रहा है। नॉर्मल सेंस में अगर आपने सुना होगा कि कोर्ट भी ये मानती है कि चाहे 100 मुजरिम जो है वो बरी हो जाए, बट किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो यही कहीं ना कहीं आधार है इस लॉ का भी। इम्प्रिजनमेंट डिक्रीजेज हिज कैपेसिटी, अब जब सज़ा उसको मिल रही है तो उसकी कैपेसिटी, वो दोबारा से उस नॉर्मल सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से उसको क्या किया जाता है कि उसके जो साथी हैं वो भी उसको डेलिंक्वेंट कर देंगे, उसको अलग रखेंगे, उसको किसी चीज़ में सहारा नहीं देंगे, उसको अपने आप में शामिल नहीं करेंगे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए जो है उसको प्रोबेशन पर रिलीज़ किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम छोटा सा ये लेक्चर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक मीनिंग समझा है हमने, प्रोबेशन का मीनिंग क्या होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये छोटा सा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो और मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी, अगर वो कमेंट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हुआ तो। अगर आप फालतू की बातें करने के लिए कमेंट करते हो तो देखिए उसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है, ना मैं फालतू की जो ये सोशल मीडिया है एक तरीके से यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, उस पर फालतू की किसी प्रकार के कमेंट में नहीं उलझना चाहती। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप जो है अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, मौसम चेंज हो रहा है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।